नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो हम लगातार आपसे मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं और नेटवर्क 18 भी लगातार आपसे यही कह रहा है कि तीसरी लहर का खतरा है, कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए मास्क पहनिए। नेटवर्क 18 ने भी लगातार एक मुहिम शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया, तो आप भी मास्क पहनिए। और बुलेटिन की शुरुआत आज की 3 बड़ी खबरों के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में सुबह 11 बजे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद वो 12:15 बजे पीजीआई पहुंचकर वहां पर भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से भेंट कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेंगे। वहीं लखनऊ में सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही सीएम योगी का अगर आज कार्यक्रम है तो उनके कार्यक्रम की बात भी आपको बता दें। मिशन रोजगार के तहत शाम 4 बजे करीब 100 एक्साइज इंस्पेक्टर को नियुक्ति पत्र देंगे। आज राजधानी लखनऊ समेत देश भर में बकरीद मनाई जा रही है। हालांकि कोरोना के चलते बकरीद का उत्साह थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी तमाम नियमों के पालन के साथ ही आज बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। और सीतापुर में दीवार गिरने से हादसा हुआ है। दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। अलग अलग हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। मानपुर के इलाके में 4 लोगों की मौत बताई जाए। सदरपुर थाना इलाके में 2 लोगों की मौत है। वहीं सदरपुर में दीवार गिरने से 2 की मौत बताई जा रही है। बातचीत करने के लिए संदीप मिश्रा इस वक्त हमारे साथ सीतापुर से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। संदीप, कहां ये हादसा हुआ है, कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं? जी नीलू, बताना चाहूंगा कि सीतापुर के अंदर लगातार 3 दिन से तेज बारिश हो रही है और ये जो हादसा हुआ है ये बारिश के चलते हादसा हुआ है। हादसे में कल रात से मूसलाधार बारिश हो रही थी और ये एक परिवार के 6 सदस्य हैं जो एक ही साथ लेटे हुए थे। बारिश के चलते जो है पक्का मकान गिर गया है, जिसमें मानपुर इलाके में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल हादसे के बाद जो है पूरे गाँव में कोहराम मचा हुआ था और आनंद फानंद में मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मलबे से लोगों को बाहर निकाला है, जिसमें 2 लोग घायल हुए थे। घायलों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर एसडीएम सहित तहसीलदार लोग मौके पर मौजूद हैं। वहीं मैं नीलू आपको बताना चाहूंगा कि बारिश का कहर लगातार सीतापुर के अंदर बढ़ता जा रहा है और इसी के क्रम में जो है 2 लोगों की मौत सदरपुर में हो गई है, जहां पर एक कच्ची दीवार गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई है। यहाँ पर कोई हताहत नहीं हुआ है। कुल मिलाकर सीतापुर के अंदर बारिश के चलते जो है 6 लोगों की मौतें हुई है। इन 6 लोगों की मौतों से जो है प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सभी लोगों को वहां पर एसडीएम विशाल भारद्वाज और एसपी आरपी सिंह ने अपने मातहतों को सख्त निर्देश दिए कि मौके पर जाकर तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य। बिल्कुल संदीप, इस हादसों पर सीएम योगी ने भी दुख जताया है, लेकिन ये हादसे हो रहे हैं लगातार, तो किसी तरह से कोशिश की जा रही कि जो भी कच्चे मकान में रह रहे हैं या जहां पर भी खतरा बना हुआ है उनको वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके, जिससे कि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। जी बिल्कुल नीलू, जिस तरह से आज जो ये 6 मौतें हुई हैं, इसको लेकर सीतापुर के डीएम ने भी और एसपी ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि बारिश के चलते जिन जिन लोगों के मकान कच्चे हैं वो कच्चों मकान से दूर लेते और अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि बारिश के चलते पानी रिसने से कच्ची दीवारें जो है वो अक्सर गिर जाती है। इन्हीं हादसों को लेकर जो है सीतापुर के अंदर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है और सभी तहसीलदारों को और एसडीएम को लेकर सभी थानाध्यक्षों को आदेश दिए गए हैं कि वो गाँव में जाकर एक जागरूकता फैलाएं और लोगों को जागरूक करें कि बारिश के चलते जो है कच्ची दीवारों के पास में न लेटें। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो बारिश कहर बनकर टूटी है, अलग अलग जगहों पर हादसे हुए हैं, कहीं दीवार गिरने की बात आई है, कहीं घर गिरने की बात आई है और इसमें करीब 6 लोगों की मौत सीतापुर में हो गई है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज बता दें अपने संसदीय क्षेत्र में होंगे, लखनऊ दौरे पर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह सुबह 10:30 बजे लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर सुबह 11 बजे लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद होंगे। इसके बाद राजनाथ सिंह 12:15 बजे के आसपास पीजीआई पहुंच रहे हैं, जहां पर वो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से भेंट कर स्वास्थ्य की जानकारी भी लेंगे। तो आज रक्षा मंत्री का अपने संसदीय क्षेत्र में दौरा है और कई सारे कार्यक्रम आज उनके हैं। तो 10:30 बजे वो पहुंचेंगे एयरपोर्ट। उसके बाद 11 बजे लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सीएम योगी भी इस दौरान उनके साथ होंगे और उसके बाद वो कल्याण सिंह जी से मिलने भी पीजीआई जाएंगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका हालचाल लेने जाएंगे, उनके स्वास्थ्य का हालचाल पूछेंगे राजनाथ सिंह। और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र बांटेंगे। आज करीब 100 ऐसे एक्साइज इंस्पेक्टर को सीएम नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। शाम 4 बजे लोक भवन में इस कार्यक्रम को रखा गया है, जिसमें आबकारी मंत्री समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद होंगे।
और गाजियाबाद में एनकाउंटर हुआ है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ बताई जा रही है। एक बदमाश गिरफ्तार किया गया है, दूसरा भागने में कामयाब रहा। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की थी। गिरफ्तार आरोपी पर बताया जा रहा है कि पहले से 7 केस दर्ज हैं और ये जो मुठभेड़ हुई है वो लोहिया नगर इलाके में बताई जा रही है, जहां पर एक बदमाश तो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, लेकिन दूसरा भागने में कामयाब रहा। लोहिया नगर चौकी क्षेत्र में जब पुलिस चेकिंग कर रही थी, उस चेकिंग के दौरान 2 अज्ञात व्यक्ति बाइक पे सवार थे, जिन्होंने एकदम से भागने की कोशिश करी एवं पुलिस पे फायर कर दिया। आत्मरक्षा हेतु पुलिस ने जवाबी फायरिंग करी, जिसमें एक व्यक्ति के पांव में गोली लग गई है एवं दूसरा व्यक्ति फरार हो गया है। ये जो व्यक्ति है जिसके पांव में गोली लगी है, इसकी तस्दीक सत्यम पुत्र दिनेश तस्दीक हुआ है, जो कि शाहपुर बमेटा थाना क्षेत्र कविनगर का रहने वाला है। ये सिहानी गेट के एक लूट के मुकदमे में पहले से वांछित था एवं इसके ऊपर थाना जनपद गाजियाबाद से 7 अन्य मुकदमे लिखे गए एवं 4 गौतम बुद्ध नगर से इसके ऊपर मुकदमे हैं। तो अवैध धर्मांतरण के आरोपी अब उगलेंगे राज। जी हां, एटीएस को मिली है 7 दिनों की रिमांड। 29 जुलाई तक रिमांड पर रहेंगे ये तीनों आरोपी। धर्मांतरण मामले में हो सकते हैं इसमें और भी बड़े खुलासे। तीनों पर अवैध धर्मांतरण कराने का आरोप है। एटीएस इनके नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाएगा और फिर इनसे पूछताछ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका खुलासा हो सकता है। और इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, अब तीनों को कस्टडी में ले लिया गया है। कहा जा सकता है कि अब इन तीनों से बहुत सारे राज उगलवाने की कोशिश होगी एटीएस की। जी नीलू, देखिए, जब उमर गौतम और जहांगीर की गिरफ्तारी हुई थी, एटीएस ने दावा किया था कि अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने का गिरोह पूरे भारत देश में चल रहा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब उनकी कड़ियों को जोड़ा गया है। जो नागपुर से अभी रिसेंट गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें प्रकाश कावरे उर्फ एडम का नाम बताया जा रहा है, अरसलान है उर्फ भूपरी बंदो है, डॉक्टर कौसर आलम है, ये वो लोग हैं जो फंडिंग करते हैं इस पूरे गिरोह को। ये सोशल मीडिया पे एक बड़ा नेटवर्क चलाते हैं। तो जो इस गिरोह का महाराष्ट्र कनेक्शन है, जो केरल में कनेक्शन है, जो झारखंड में कनेक्शन है, वो एजेंसीज की ओर से दावा किया गया है कि ये तीनों चला रहे थे उमर गौतम के इशारे पर। और उमर गौतम की जो संस्था है इस्लामिक दवा सेंटर, जो इनको धर्मांतरित कराए हुए जो लोग हैं, वहाँ पर ये नोएडा लेके आते थे, दिल्ली एनसीआर में इनके कार्यक्रम होते थे और तमाम लोगों को उन कार्यक्रमों के माध्यम से भी दिग्भ्रमित किया जाता था, उनको बरगलाया जाता था, उनको उनके धर्म की कमियां बताई जाती थी और इस्लाम की ओर आकर्षित किया जाता था। तो एटीएस का दावा यही है कि उन्होंने तमाम ऐसे जो राज हैं अब उनको खोल लिया है। जो तमाम कोड थे उनको डीकोड कर लिया गया है। तो अब जब ये 3 भी पुलिस कस्टडी रिमांड पर होंगे एटीएस की, तब उमर गौतम और जहांगीर के साथ इनको आमने सामने बिठा के पूछताछ की जाएगी और इनके पास से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो मोबाइल फ़ोन मिले हैं, जो लैपटॉप कंप्यूटर से हासिल हुआ है, उन सब के डेटा रिट्रीव कर लिए जाएंगे। उनकी जो बैंक डिटेल्स मिल गई हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ वो दे रहे हैं, इन तमाम सवालों पे जब पूछताछ होगी तो ये मान के चलिए पैन इंडिया बड़ा नेटवर्क का खुलासा होगा। कुछ और बरामदगी, कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। नीलू, बिल्कुल ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पूरे देश में आज बकरीद मनाई जा रही है। हालांकि कोरोना के चलते पिछले साल की तरह इस बार भी उत्साह बहुत कम नजर आ रहा है। उधर कुर्बानी और नमाज के लिए राज्य सरकार की ओर से विशेष एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, जिसके तहत ईदगाह में सिर्फ 50 लोग ही एक साथ नमाज पढ़ेंगे। साथ ही नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलने से परहेज करने की भी बात की गई है, सलाह दी गई है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने भी नमाज के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों से खास एहतियात बरतने की अपील की गई है। और दिल्ली की बात की जाए तो यहां के जामा मस्जिद में भी कोरोना नियमों के साथ नमाज अदा की गई। कुछ ही लोगों को मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति दी गई। जामा मस्जिद में भी कोविड गाइडलाइन के साथ नमाज पढ़ी गई। इस दौरान जामा मस्जिद पूरी तरह से खाली दिखाई दिया। आने के पेश नज़र एहतियात बहुत ज़रूरी थी। गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन दी और जो हिदायत जारी की, उसको मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में फॉलो किया गया। इसी तरह जामा मस्जिद जो पूरी तरह भरी रहती थी, बाहर भी हज़ारों लोग हुआ करते थे,
हमने भी यही तय किया कि हमें भी इसको एहतियात रखनी है और एक मिसाल पेश करनी है और दूसरों को मैसेज भी देना है कि जामे मस्जिद को आम नमाजियों के लिए बंद रखकर सिर्फ वही लोग नमाज अदा करें जो जामे मस्जिद में रहते हैं, जामे मस्जिद कम्प्लेक्स में। तो आज भी यहाँ तकरीबन 15-20 लोगों ने ही ईद उल अज़हा की नमाज अदा की और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा ये जो तीसरी लहर और थर्ड वेव का जो इम्कान है उससे मुल्क को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को और पूरी इंसानियत को महफूज रखे। और ईद के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को मुबारकबाद दी है। सभी देशवासियों को ईद मुबारक, ईद उल जुहा प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना के प्रति आदर व्यक्त करने और समावेशी समाज में एकता और भाईचारे के लिए मिलकर काम करने का त्योहार है। आइए हम सब कोविड-19 से बचाव के उपाय अपनाते हुए समाज के हर वर्ग की खुशहाली के लिए काम करने का संकल्प लें। और फिल्म की शूटिंग के लिए कंगना रनौत जल्द ही प्रयागराज आ सकती है। दरअसल कंगना इंदिरा गांधी पर फिल्म बना रही हैं, इसलिए वो इंदिरा गांधी के जीवन को करीब से जानने के लिए प्रयागराज आ सकती हैं। लेकिन कंगना के इस दौरे को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कंगना बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रही हैं। फिल्म के बहाने वो इंदिरा गांधी को बदनाम कर रही है। उधर बीजेपी ने कहा कि इंदिरा और इमरजेंसी के नाम पर कांग्रेस तिलमिला जाती है। आपातकाल एक ऐसा काला अध्याय है जिसको छेड़ते ही कांग्रेस पार्टी हमेशा तल्ख हो जाती है। इंदिरा गांधी जी पर इतना उसका अभिमान रहता है कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ऐसा नारा गढ़ने वाली आपातकाल के मसले पर तल्ख क्यों हो जाती है? क्या आपातकाल पर कोई बात नहीं करेगा? देश में आपातकाल को हमेशा याद किया जाएगा और आपातकाल की याद आने पर कांग्रेस की काली करतूतें हमेशा सामने आएगी। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, या किसी के आने पर कोई रोक लगा दे ये संभव नहीं है। देश में कानून का राज है। प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कानूनन अगर किसी को कोई आने से रोकेगा तो उस पर कठोरता से कार्रवाई की जाए। और वहीं इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। उनका कहना है कि कंगना फिल्म के जरिए इंदिरा गांधी को अपमानित कर रही हैं। भारतीय लोकतंत्र का इससे ज्यादा शर्मनाक दिन और क्या होगा कि एक और अपने जान की आहुति देकर के, अपने जान की बलि देकर के जिस तरफ एक और इंदिरा गांधी जी इस देश की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा बचाती हैं, वहीं दूसरी ओर फिल्म में अभिनय और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम करने के लिए कंगना रनौत एक दुर्गा रूपी इंदिरा गांधी को अपमानित और कलंकित करने का काम करती है। और बहराइच में पुलिस ने डकैती के मामले का खुलासा किया है। 2 जुलाई को मिहीपुरवा बाजार में लोहा व्यापारी के घर डकैती हुई थी। वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास से नकदी और सोने के गहने बरामद किए गए हैं। साथ ही डकैती में इस्तेमाल हथियार और बाइक भी जब्त कर लिया गया है। दिनांक 2-3 की मध्यरात्रि में मोतीपुर में हुई डकैती की घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें से 2 अभियुक्त चिप्पा उर्फ सुंदर निवासी पचासा, दूसरा राम मिंतर उर्फ मिंतर, ये भी पचासा का ही रहने वाला है। ये दोनों थाना ईसानगर जनपद लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। इनके पास से लूटी गई रकम 2 अदद अंगूठी, 2 तमंचे, कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप भी एंकर और रिपोर्टर बन सकते हैं। आप में क्षमता है तो नेटवर्क 18 यूपी यूके देगा आपको मौका। आप न्यूज एंकर रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो हमें अपना 1 मिनट का वीडियो भेजिए। लॉग इन कीजिए news18.com/UP-anchor_reporter। शॉर्टलिस्ट लोगों को मिलेगा मौका। और आज सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। आबकारी विभाग के निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के बाद ये कैबिनेट की बैठक होगी। लोक भवन में आज शाम 5:30 बजे ये बैठक होनी है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी देने के आसार हैं और इसी के साथ जन आरोग्य योजना में
नए लाभार्थियों को जोड़ने, बेसिक शिक्षा विभाग में मृतक आश्रितों की नियुक्ति के नियमों में बदलाव समेत अन्य विभागों में भर्तियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो इन्हीं तमाम खबरों